माई सेल्फ कृष्णा राठौर एंड आई विल टीच यू बायोलॉजी इन हिंदी। सो हम यहाँ पर साइंस के अंतर्गत जो आपकी बायोलॉजी वाला सेक्शन है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने 3 जो है सिस्टम हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने डाइजेशन पढ़ा है, श्वसन पढ़ा है यानी रेस्पिरेशन, और पढ़ा है वहन यानी कि सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, उसमें आता है उत्सर्जन या फिर जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, अब उत्सर्जन आपको पता है उत्सर्जन किसे कहते हैं? हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसको शरीर से बाहर निकालना जिस तंत्र के द्वारा होता है उसी को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। और इस क्रिया को उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीशन हम कहते हैं। अब इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसके द्वारा हमारे शरीर से जो अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाता है। अब वहाँ पर CO2 जो है, CO2 भी क्या है? एक तरह का वर्ज्य पदार्थ है। वर्ज्य का मतलब है यहाँ पर वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ है। उसको भी हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। हमारे शरीर से उसको भी बाहर निकालने की बहुत ही आवश्यकता होती है। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है ना। जो वेस्ट मटेरियल है वो नाइट्रोजन के रूप में हो तो उसको भी बाहर निकलना आवश्यक होता है। वह जीव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है? आई रिपीट इट, वह जीव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उसे हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। इसमें हमारे शरीर के जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारे शरीर से बाहर किए जाते हैं। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विस्तारित कर देते हैं। जल में ही क्या कर देते हैं? विस्तृत कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। जो बिल्कुल सिंपल कॉम्प्लेक्स जिनकी संरचना नहीं रहती है, सिंपल रहती है, वो जीव तो क्या कर लेते हैं? अपने शरीर की सतह के द्वारा जल में ही क्या कर देंगे? उस वेस्ट मटेरियल को विस्तृत कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जो मनुष्य रहते हैं या फिर मनुष्य सहित जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव हैं, वे सभी क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार की अंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव में उत्सर्जन। किस प्रकार से ह्यूमन में एक्सक्रीशन होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, ठीक है, यहाँ पर आपको एक जोड़ा वृक्क दिखेगा। ये आपका बायां वृक्क होता है, ये आपका दायां वृक्क होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक मूत्रवाहिनी, एक क्या होती है? मूत्रवाहिनी। ये रहा आपकी एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग होता है। ये है मूत्राशय और ये है मूत्रमार्ग। इस प्रकार की यहाँ पर ये सिस्टम होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। यहाँ पर क्या बनेगा? मूत्र बनेगा। तो मूत्र बनने के बाद यह मूत्रवाहिनी जो है, मूत्रवाहिनी मतलब एक नलिका होती है, वो मूत्रवाहिनी किसको लेकर आती है? वृक्क में बने हुए मूत्र को लेकर आती है, जो कि लास्टली कहाँ पर जाता है? मूत्राशय में जाता है। ठीक है, तथा अब यहाँ पर यह क्या हो जाता है? तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ पर मूत्रवाहिनी जो है, उस मूत्रवाहिनी ने क्या किया? यहाँ पर इस मूत्र को यहाँ से यहाँ तक ले आई। उसके बाद में यहाँ पर इसको क्या किया जाता है? भंडारित किया जाता है। किसमें? मूत्राशय में। उसके बाद में तब तक यहाँ पर स्टोर्ड रहता है जब तक कि ये मूत्र मार्ग से बाहर न निकल जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मूत्र जो है किस प्रकार से तैयार होता है, मतलब कि यूरिन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। क्योंकि हमारे ब्लड के साथ साथ अनेक जो है यहाँ पर वेस्ट कंपोनेंट्स भी आते हैं जो कि इसके अंतर्गत जुड़ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। क्योंकि ये क्या है? हमारा जो है एक लिक्विड माध्यम है, एक द्रवित माध्यम है, तो इसके साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस ब्लड को छान कर ही अपन क्या कर सकते हैं? वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं।
फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती हैं। हमने सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा है, उसमें अपन ने क्या देखा कि फेफड़े क्या कर देते हैं, CO2 को रुधिर से अलग कर देते हैं, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग किए जाते हैं। ठीक है, फेफड़ों ने क्या किया, रक्त से CO2 को अलग किया। अब यहाँ पर ये जो है आपका नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को जैसे यूरिक अम्ल, यूरिया, इन सबको कौन अलग करता है, वृक्क अलग करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली बुत्ती वाली कोशिकाओं का गुच्छा होता है ना। जिस प्रकार से फुफ्फुस में होता है, फेफड़ों में प्रोसेस होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये होती है, जिसमें कि निस्यंदन यानी कि एक फिल्ट्रेशन ऑर्गन यहाँ पर होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने में मूत्र में एकत्रित होती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें हम वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। अभी हम यहाँ पर आगे चलकर उन नलिकाओं के बारे में या फिर उन सूक्ष्म संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक अलग इकाई के रूप में कार्य करते हैं और उनमें क्या होता है, उस मूत्र का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब कि निस्यंदन की प्रोसेस वहाँ पर होती है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन जो है अक्सर आपकी बोर्ड्स में पूछा जाता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसको समझाइए, तब आपको ये चित्र यहाँ पर बनाना होता है। मेन रूप से आपको जो लेबलिंग यहाँ पर दे रखी है वो लेबलिंग तो शो करनी पड़ेगी। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक क्या होता है इसमें, एक तो बायां वृक्क होता है और एक दायां वृक्क होता है। बायां वृक्क अपेक्षाकृत थोड़ा ऊपर और दायां वृक्क थोड़ा नीचे की तरफ रहता है। ये होती है बाईं वृक्क शिरा, इसमें जो शिराएं रहती हैं वो है, और ये है बाईं वृक्क धमनी, एक लाती और दूसरी ले जाती हैं, और ये होती है आपकी महाधमनी। यहाँ पर होता है बाईं मूत्र वाहिनी और इधर होती है दाईं मूत्र वाहिनी। ये होती है महाशिरा और यहाँ पर होता है मूत्राशय, जहाँ पर कि इस वृक्क में जो मूत्र का जो फॉर्मेशन होता है वहाँ से मूत्रवाहिनी इसको कहाँ पर लाती है, मूत्राशय में लाती है, और फाइनली जो है ये तब तक वहाँ पर पड़ा रहता है जब तक कि मूत्र मार्ग से इसको अलग नहीं कर दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र की रचना होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो नेफ्रॉन है एक वृक्काणु जो है, इस प्रकार के कई वृक्काणु हमारे शरीर में होते हैं। इन वृक्काणुओं की संरचना किस प्रकार की होती है ये आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, इनको हम क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, जो कि किसकी तरह कार्य करते हैं, एक निस्यंदन की तरफ, फिल्ट्रेशन की तरह यह काम करते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। अब आप देख सकते हो कितनी जटिल प्रोसेस है पूरी, जो एक दूसरे से बिल्कुल कैसे आराम से जुड़े हुए हैं, है ना। अपन डायग्राम में इस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेफ्रॉन्स है, ये एक दूसरे से किस प्रकार से युग्मित है। यहाँ पर देखिए आप, ये पूरा डायग्राम जो है इसमें क्या दे रखा आपको, यही पूरी चीज़ यहाँ पर शो कर रखी है। ठीक है, प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जो है जल रह जाता है। अगर अपन प्राथमिक निस्यंदन की प्राइमरी फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसमें कुछ पदार्थ जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मिनरल्स, ये सब रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्शोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्शोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है उस चीज पर यह निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं उसमें प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है ना। नेफ्रॉन को किससे जोड़ती है, मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि इस फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशी होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी का नियंत्रण भी कर लेते हैं। हम जो है जितना हो सके उसको क्या करते हैं, उस प्रेशर को नियंत्रित करके रखते हैं। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमारे सामंजस्य में या फिर हमारे कंट्रोल में नहीं हो, इसको हम कंट्रोल भी कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन ये हमको ज़्यादातर नहीं करना चाहिए। अगर कभी इमरजेंसी हो तब हम इसका ऐसा उपयोग कर सकते हैं कि हम क्या करें, वहाँ पर कंट्रोल करके बैठे। लेकिन मोस्टली आपको जो है
है इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट है। वो वेस्ट मटेरियल अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो वेस्ट मटेरियल क्या करेगा, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने आसपास कहीं गंदगी रहती है, ठीक है, तो उस गंदगी में विभिन्न प्रकार के क्या उत्पन्न होते हैं, मच्छर, है ना, ऐसे जीवाणु, प्रोटोजोआस, ये उत्पन्न होते हैं, ठीक, जो कि क्या है, विभिन्न प्रकार के रोगों के वाहक होते हैं और कारक होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में भी जो गंदगी है, उस गंदगी का शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसी स्थिति बने कि जिसमें हम हर चीज़ का कंट्रोल कर ले, तो यहाँ पर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएगी। इसको कंट्रोल करने से आपको मुख्य रूप से जो है यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके अगर कभी समस्या हो तो हम इन्हें कंट्रोल करें, बाकी ये जो चीज़ें हैं इनको कंट्रोल नहीं करना है अपन को, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इसका चित्र देखते हैं। इस चित्र में होता क्या है, यहाँ पर एक क्या होती है, वृक्क धमनी की शाखा होती है, या होता है कोशिका गुच्छा। अब यहाँ पर एक संपुट होता है, कैप्सूल होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल या फिर बोमन संपुट इसको कहा जाता है। और इसके अंदर वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर होता है वृक्काणु का नलिकाकार भाग। इस प्रकार से इतनी अति कुंडलित रचनाएं यहाँ पर होती हैं। ये है आपकी वृक्क धमनियाँ, और यहाँ से जो ये होती है आपकी संग्राहक वाहिनी। इस प्रकार से एक वृक्काणु का जो चित्र है हम कह सकते हैं, अपन बना सकते हैं। ये चित्र भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर आपको दे रखा है कृत्रिम अपोहन, है ना, कृत्रिम वृक्क या फिर अपोहन, डायलिसिस इसको कहते हैं। देखिए ये क्या है, उत्तरजीविता के लिए जैव वृक्क जो है जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, मतलब कि उसकी एफिशिएंसी यहाँ पर कम हो जाती है, वो उतने अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता है। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करता है, जिससे कि मृत्यु भी हो सकती है। एज आई सेड, मैंने क्या कहा आपको कि अगर हम इन वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निष्कासित नहीं करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के रोगों का हमको सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो जब हमारे वृक्क जो है, हमारे किडनीज जो रहती है प्योरली या फिर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाती है, तब ये डायलिसिस जो है कराई जाती है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। अपक्रिय का मतलब कि जब वो किसी प्रकार के विकल्प का सामना कर रहा हो या फिर कोई अवरोध उसमें हो, ठीक है, कोई बैरियर हो जिसकी वजह से वो पूर्ण रूप से क्या नहीं कर पा रहा है, अपने क्रियाकलापों को कर नहीं पा रहा होता है। उस स्थिति में अपन किसका यूज करते हैं, आर्टिफिशियल चीजों का यूज करते हैं। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन या फिर डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। अब इसमें होता क्या है, कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य आस्तार वाली नलिकाओं से युक्त होता है, ठीक है। अब ये रही आपकी नलिकाएं, ये चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी इस प्रकार की नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं अपोहन द्रव के से भरी टैंक में लगी हुई रहती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित किया जाता है। इन मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट पदार्थ विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या ये जो जिसकी डायलिसिस हो रही है उसको क्या किया यहाँ पर, ठीक है, वो इस व्यक्ति के यहाँ पर अपन ने संपर्क इस प्रकार से किया कि यहाँ से जो है उसका ब्लड है, ठीक है, धमनी से पंप का मार्ग यहाँ से होता है, अपन ने कहाँ पर डाल दिया, इसमें उसका ब्लड डाल दिया। अब ये जो ब्लड है उसका ये कहाँ पर जाता है, अपोहन विलयन में जाता है, ठीक है। अपोहन के बाद का विलयन यूरिया तथा अतिरिक्त लवण यहाँ पर निकलता है। उसके बाद देखते हैं अपन, शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान ही है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें कोई पुनर्शोषण नहीं होता है, इसमें रीऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है ना। प्रायः एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंद वक्राणु के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये प्रोसेस जो होती है इसमें डायलिसिस, इसमें क्या नहीं हो सकता है, रीऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है ना। लेकिन जो नेचुरली जो होता है उस नेचुरली में अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो वक्राणु रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको वापस से रीऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है,
अब यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, इस भाग से जो अपन क्या करेंगे, धमनी पंप के मार्ग से होते हुए इस चयनित पारगम में झिल्ली की बनी हुई नलिकाओं में क्या डालेंगे, उसका रक्त डालेंगे। अब ये इसका कनेक्शन किससे होता है, अपोहन विलयन से होता है। अब यहाँ पर इसका क्या कर दिया जाता है, शुद्धिकरण कर दिया जाता है और अपोहन के लिए ताजा विलयन यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, अपोहन के बाद का विलयन यूरिया तथा अतिरिक्त लवण इसमें क्या हो जाता है, चला जाता है और ये शुद्ध जो है वापस से किसमें कर दिया जाता है, इस रोगी के शरीर में प्रवेश कर दिया जाता है। इस प्रकार से अपन इस डायलिसिस के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से उस मनुष्य को जिसमें कि किडनी उसकी या फिर उसके वृक्क जो है पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं, कार्य अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में इस डायलिसिस का प्रयोग करके उसकी इम्प्योरिटीज को, उसकी अशुद्धियों को उसके रक्त से दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। अब अपन देखते हैं पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर भी क्या होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए। अब ये एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है ये अपन देखते हैं। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रदर्शित करते हैं। ऑब्वियसली करेंगे कि उनके पास हमारे जैसे पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं, हमारे जैसे ऑर्गन्स उनमें नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट पदार्थ ही कही जा सकती हैं। जैसे कि अपन जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, अंतर्ग्रहण और बाह्यवलन करते हैं, उस स्थिति में हम भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक है। और CO2 अपन क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे शरीर का एक वेस्ट है। तो इनके भी ऑपोजिट प्रोसेस होनी चाहिए ना। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, इनका वेस्ट मटेरियल है, इसको ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और CO2 को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन में होता है। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय से भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधे से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन, गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित होते रहते हैं। आप लोगों ने कभी कोई वृक्ष देखा होगा, कोई ट्री देखा होगा, उसमें आपको बहुत से चिपचिपे से पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन चिपके हुए मिले होंगे। वो भी क्या है, उनके अपशिष्ट पदार्थ ही है, जिसको वो क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर की ओर निकालते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, जिससे कि उनका क्या हो जाए, उनका भी उत्सर्जन हो जाए और वहां पर उनसे जो अच्छे पदार्थ निकले हैं उनसे वहां की मृदा को भी कुछ फायदा मिल जाए। सो आपका 10th बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर जो है आज खत्म होता है। इसका लास्ट टॉपिक था एक्सक्रीशन। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। So keep watching our videos. Thank you. Stay awesome.